आइए आइए आइए, बैठिए। हाँ आइए, बैठिए आप लोग। सुजय कहाँ है? जज साहब जल्दी फ्री हो जाएंगे तो आप लोगों को बुलाएंगे। मैं अपने बेटे से मिलने आई हूँ, जज साहब से नहीं। वो दोनों काउंसलिंग में हैं, बीच में छोड़ के नहीं आ सकते। हाँ, लेकिन अहाना का फोन क्यों बंद है? वो तो अपना फोन कभी बंद नहीं रखती। एक मिनट, अभी बताता हूँ। फोन इसलिए बंद है क्योंकि जज साहब घर में फोन यूज करते नहीं, ना ही किसी को यूज करने देते। आप लोग भी अपने मोबाइल का स्विच ऑफ करके इस बॉक्स में रख दीजिए और जाते वक्त ले लीजिए। लेकिन हमारे वकील ने ये नहीं कहा कि जज साहब फोन यूज नहीं करते। फला भी अभी फोन पर बात कर रही थी। अरे आपके वकीलों ने आपको भड़काया और आप आंधी तूफान की तरह दौड़े चले आए। अरे आप पढ़े लिखे हो, थोड़ा बुद्धि से सोच लेते। अरे आपके बच्चे जज साहब क्या बैठे हैं, कोई पुलिस स्टेशन में नहीं। इन डॉक्टर और वकीलों का तो काम ही है डराकर पैसा कमाना। क्या हुआ यार? लगता है धर्माधिकारी ने ना सबके फोन स्विच ऑफ करवा दिए हैं। सुजय के मम्मी का फोन भी ऑफ आ रहा है। ये धर्माधिकारी जज बना ही क्यों? अगर इसे समाज सेवा करने का इतना ही शौक था तो आर्मी ज्वाइन कर लेता ना। साला ना खुद खाता है ना हमें खाने देता है। एंड द होल थिंग इज दैट फ्लाविया कि उसको तो सैलरी मिलती है। हाँ। अरे वो तो ईमानदारी की जिंदगी जी सकता है, लेकिन हम लोग तो गड्ढा खोद के पानी पीने वालों में से हैं यार। अरे हमारे पेट पे क्यों लात मार रहा है? वही तो। आहना, यू आर राइट। तुम सही कहती थी। मैं साइको हो गया था, साइको। सच में तुम्हें टॉर्चर करने में ना मुझे बड़ा मजा आने लगा था। काइंड ऑफ एन एडिक्शन। दिमाग में हर बार बस एक ही चीज चलती रहती थी कि मैं कैसे तुम्हें हर्ट करूं, कैसे तुम्हारी छोटी छोटी बातों में मिस्टेक निकालूं, कैसे तुम्हें टॉन्ट करूं। मैं सच में पागल हो गया था। I mean, मुझे पता है चाय में शक्कर ज्यादा होना, खाने में नमक कम होना इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, पर मैंने उसका इशू बनाया। और मैं ये भी जानता हूं कि गलती इंसान से ही होती है। हम थोड़ी ना कंप्यूटर से कि एक बार प्रोग्राम कर दिया तो बस चलते रहे। वो सही कहते हैं, एक बार अगर आदमी के दिमाग में नेगेटिविटी भर जाए ना तो उसको अपने आसपास की सारी चीजों में नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मेरे साथ भी वही हुआ। हमारी अच्छी खासी हैप्पी मैरिड लाइफ पूरी तरह से नेगेटिव हो गई। आई मीन, आई स्टिल कांट बिलीव इट। कितने खुश थे हम और सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बिखर गया है ना। नो, आई एम टेलिंग यू, ये मैं खुद तुमसे कह रहा हूं कि हमारा रिश्ता टूटने के लिए जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। नो, यस, आई एम नॉट द विक्टिम, आई एम द कल्प्रिट। यू आर अ विक्टिम, नॉट कल्प्रिट। जो मैं छोटी मोटी गलतियां करती थी वो मैं इसलिए करती थी ताकि तुम मुझे टोको और हमारे बीच कोई बड़ा सा झगड़ा हो जाए। मुझ पे भी काम का बहुत सारा प्रेशर रहता था। ऑफिस में टारगेट अचीव करना, फाइनल डील्स को ब्रेक करना, सीनियर्स को जवाब देना। इट वाज अ पार्ट ऑफ माय प्रोफेशनल लाइफ। पर पता ही नहीं चला कि मैं इन सबको कब घर ले आई। और बस ये सोचती थी कि जो भी मेंटल प्रेशर को कोप अप करना चाहती हूँ, जो भी टॉर्चर हो रहा है, सबका भड़ास मैं, सबका रीजन तुम पे पिन कर दूं कि जो भी हो रहा है तुम्हारे कारण हो रहा है। मैं ऑफिस में एक्सक्यूजेस देने लगी। मैरिज में डिस्प्यूट चल रहा है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है और मुझे इस कारण ऑफिस में सिंपैथी मिलने लगी। और इस सिंपैथी की मुझे कब आदत हो गई मुझे पता ही नहीं चला। आई फिनिश्ड एवरीथिंग। आहना, गलती हम दोनों की है। हम दोनों कल्प्रिट हैं और हम दोनों विक्टिम हैं। हमसे बस एक भूल हुई है, वो ये
कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया। वो नहीं आना चाहिए था। याद करो, शादी के पहले हम एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते थे। तुम तुम्हारी सारी पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करती थी। मैं तुम्हें हर वो चीज बताता था जिससे मुझे तकलीफ होती थी। अलग होके भी हम एक जिंदगी जी रहे थे। पर शादी के बाद सब बदल गया। हम एक छत के नीचे जीते थे, लेकिन हमने कभी भी दिल से दिल की बात नहीं की। मैंने कभी भी शादी के बाद तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम कैसे जी रही हो, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, तुम कैसे इस दुनिया को फेस कर रही हो, कैसे लड़ रही हो। न मैंने कभी तुमसे पूछा, न कभी तुमने मुझे बताया। सेम विथ मी। सो दैट इज वेयर वी वेंट रॉन्ग। अगर वो कम्युनिकेशन गैप नहीं होता तो हम दोनों आज यहाँ इस तरह बिखरे हुए नहीं होते। अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सही कह रही हो। शायद अब बहुत देर हो चुकी है। देर कभी नहीं होती मेरे बच्चों। जिस दिन इंसान अपनी गलती मान लेता है, समझ लेता है, उसी दिन नई नींव की शुरुआत पड़ जाती है। सुजय, वेल, डिवोर्स तो हो जाएगा आज। और तुम्हारी जो भी शर्तें होंगी मैं मान लूंगा। मैं क्यों कोई शर्त रखूंगी? हाँ नहीं, मतलब वो हेल्प के लिए मंथली कॉम्पेंसेशन और वो होता है ना, वो डिवोर्स। आई डोंट नो, मेरा पहला डिवोर्स है तो मुझे इतना पता नहीं, बट मेरा भी फर्स्ट टाइम डिवोर्स है और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। देखो, मैं अपनी कमाई पे जीना जानती हूँ। ओके ओके, वो हम जज पे छोड़ देते हैं। और फिर क्या करोगी? फिर से जीने की कोशिश। शादी नहीं करोगी? दूसरी? कर लेना दूसरी शादी। पहले शादी का एक्सपीरियंस कहीं तो काम आए। मुझे इनवाइट भी करना। तुम आओगे मेरी शादी में? Why not? I mean, as a friend तो आ ही सकता हूँ ना। तो फिर तुम भी मुझे इनवाइट करोगे अपनी दूसरी शादी में? पता नहीं। अब जजमेंट का समय आ गया है। जी जनाब। जाओ बुलाओ। क्यों? तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? दूसरी आहना मिलेगी तो कर लूंगा। ये लो आ गए। अरे भाई, कुछ खबर लाए क्या? जी, खबर लेके आया हूँ। जज साहब ने आप लोगों को बुलाया है। अरे जी, चलिए चलिए। आइए आइए, चलिए। आइए। फ्लाविया, एक बात बताओ, तुमने आज तक शादी क्यों नहीं की? जुल्फिकार, मैंने आज तक इतने डिवोर्स कराए कि शादी से मन नहीं उठी है। और वैसे भी शादी क्या है? एक बेवकूफी,
इंसान शादी करता है तो बेवकूफ़ी करता है, फिर उस शादी को निभाता है तब भी बेवकूफ़ी करता है, और जब शादी तोड़ता है तब तो बेवकूफ़ी करता ही है। इसलिए मैंने ये बेवकूफ़ी की ही नहीं। अरे फ्लाविया, ये अपना ज्ञान दुनिया में मत बांटना। अरे हमारी दुकान बंद हो जाएगी। अरे हमारी रोजी रोटी इसी बेवकूफ़ी से तो चलती है। जुल्फिकार, हमारी क्या, दुनिया में हर किसी की दुकान दूसरे की बेवकूफ़ी पे ही तो चल रही है। करेक्ट। नमस्कार सर। नमस्ते सर। बैठिए बैठिए बैठिए। बुला के लाओ। जी जनाब। ओह, यहाँ बैठे हैं, गप्पे चल रही हैं। अरे ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है वापस? अरे चाय पिए ना, कप लेने आ रहा होगा। लाओ कप मुंह पे मारो इसका। पता है, मेरा तो मन करता है मैं इसे ना गाड़ी के पीछे बांधकर खूब दौड़ाऊं। अरे मेरा तो मन करता है कि मैं इसका भी डिवोर्स करवा दूं और पैसे भी ना लूं। कैसे हो वकील साहब? बस चल रहा है। बढ़िया है ना सब? हाँ हाँ बढ़िया है। आप दोनों को जज साहब ने अंदर बुलाया है। क्या? हमें हमें किस लिए? इस काम के लिए इधर डेरा गड़ाए बैठे हो? क्या बात कर रहे हो? सीरियसली? हाँ। अरे जज साहब ने अंदर बुलाया? अरे हम जीत गए, हम जीत गए। देखा, चैलेंज एक्सेप्टेड एंड चैलेंज कंप्लीटेड। उसने मैं अंदर बुलाया। बस बस मूव फास्ट, इससे पहले कि जज अपना इरादा बदल ले। चलो जल्दी। हाँ चलिए चलो। आइए 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 आइए, चलिए आइए। जय हिंद सर। जय। वेलकम टू माय कोर्ट। डिवोर्स तो मैं तुम दोनों को दे रहा हूं म्यूचुअल बेस पे। नो डिस्कस अबाउट इट। डिवोर्स की फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली डीलिंग क्या होगी उस पर हम म्यूचुअली डिस्कस कर लेंगे। आप दोनों यहां पर सुबह से बैठे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से पूछ लिया जाए कि क्या आप लोग इस निगोशिएशन का हिस्सा बनना चाहेंगे? यस यस ऑफ कोर्स सर, व्हाई नॉट? द होल थिंग इज दैट सर, हमारा जन्म तो क्लाइंट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ है। वी आर एट इट सर। गुड, तो शुरू किया जाए। एक मिनट सर। हाँ तुम यहाँ कहाँ बैठी? अरे उठो। ये कल्पित अरे उठो। में यहाँ कहाँ बैठी हो? उठो उठो यहाँ बैठो। से। यहाँ बैठो। चल चलो उधर। बैठो बैठो। सिर्फ मैं बोलूंगा, आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है। We are at very crucial moment. अगर एक भी शब्द ऊपर नीचे हुआ तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए तुम लोगों को जो कुछ भी कहना है धीरे से मुझसे कहना। लीड में आराम से बैठिए माँ। अंडरस्टैंड? My lord, we are ready. I think we may begin with the proceedings. ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। बिना मुझसे पूछे मेरे काबिल दोस्त कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हम प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं? मिस फ्लाविया, आर यू रेडी? यस सर, नाउ वी आर रेडी। Yes sir. सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा कि आप लोगों को मेरा इतना इंतजार करना पड़ा, वो भी बिना मोबाइल के। आज के जमाने में किसी से मोबाइल छीन के उसे अकेले में बैठाना मतलब अंधेरे कमरे में कैद करने से भी ज्यादा टॉर्चर है। मैं मोबाइल के खिलाफ नहीं हूं। मोबाइल ने दुनिया की दूरियां बहुत कम कर दी हैं, लेकिन इंसान से इंसान की दूरियां बढ़ा दी हैं। मैं बस इसी बढ़ी हुई दूरी के खिलाफ। आई होप जितनी देर भी आप लोग यहां पर बिना मोबाइल के रहें, आप लोगों ने अपने बारे में सोचा होगा, क्योंकि जब मोबाइल हमारे सामने होता है तो हम वही सोचते हैं
जो मोबाइल हमसे चाहता है कि हम सोचें। चलिए अब हम इस केस में आते हैं। सुजॉय, आप आहाना को पर मंथ कितनी एलिमनी देना चाहेंगे? और आहाना, आपकी पर मंथ एलिमनी की क्या डिमांड है? वो माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट आहाना को 1 लाख रुपए पर मंथ की एल्यूमिनी चाहिए। 1 लाख पर मंथ? अरे लड़की पागल हो गई है क्या? हम क्या अंबानी हैं? अरे कूल आंटी जी, कूल, मैं हूं ना, मैं हूं ना। आप बैठिए। माय लॉर्ड, मेरा क्लाइंट सुजय आहाना को 5,000 रुपया प्रति महीना एलिमनी देने को तैयार है। आई थिंक इट्स अ फेयर डील। सिर्फ 5,000? भिखारी समझ रखा है क्या? इतना पैसा तो हम अपने घर में काम करने वाली को भी देते हैं। हाँ। अरे आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? बैठिए, नेगोशिएशन होगा, मैं हूं ना। माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त शायद ये बात भूल रहे हैं कि इस तरीके से बात करके वो नारी जाति का अपमान कर रहे हैं। यहाँ किसी बच्चे की पॉकेट मनी की बात नहीं हो रही है। सताई हुई अबला नारी के भरण पोषण की बात हो रही है। माय लॉर्ड, एलिमनी वहां पर ज्यादा दी जाती है जहां पर स्त्री अपना जीवन व्यापन पूरी तरह से पति पर निर्भर हो, वहां नहीं जहां पर पत्नी पति से ज्यादा कमा रही हो। और इस केस में आहाना सुजय से ज्यादा कमाती है। आहाना बैंक में जॉब करती है और वहां पर वो लोन डिपार्टमेंट संभालती है। इस हिसाब से तो आहाना को मेरे क्लाइंट सुजय को एलिमनी देनी चाहिए। बट माय क्लाइंट इज जनरस, वो औरतों के अधिकारों को समझता है, इसलिए वो 5,000 रुपया प्रति महीना की एलिमनी आहाना को देना चाहता है। देख रहे हो? इस बात पर मेरे क्लाइंट के लिए तालियां बनती हैं, ना कि नारी जाति की गालियां। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मैंने आप दोनों की दलीलें और ख्वाहिशें सुन ली हैं। एलिमनी की राशि क्या होगी वो मैं जजमेंट के समय सुना दूंगा। और कुछ? माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट आहाना को प्रॉपर्टी में भी हिस्सा चाहिए। अरे ऐसे कैसे दे दें? ऐसे कैसे हिस्सा दे दें? माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त शायद भूल रहे हैं कि प्रॉपर्टी में पत्नी का हिस्सा तब होता है जब वो पति की प्रॉपर्टी हो। इस केस में जहां आहाना और सुजय जिस घर में रह रहे थे वो प्रॉपर्टी उसके नाना जी की है और उनकी मृत्यु के बाद ये उनके माता जी के नाम हो गई। तो प्रॉपर्टी का हिस्सा कहां से आ गया? माय लॉर्ड, ये मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आहाना, बैठो बैठो नीचे। मैंने क्या बताया था? एक बेवकूफी भरा शब्द हमारा पूरा केस बिगाड़ सकता है, हमें सड़क पे ला सकता है। ये सही कह रही हैं। आहाना, मुझ पे भरोसा रखो, देखो तो सही मैं क्या कमाल करती हूँ। सुनो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। माँ बनने वाली हूँ सुजय के बच्चे की। मुझे लास्ट मंथ ही ये पता चला। मैंने सोचा कि डिवोर्स के बाद सुजय को मैं बता दूंगी। आई एम सॉरी। बैठिए बैठिए बैठिए। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट सुजय को बच्चे के जन्म के बाद उस पर बराबर का हक मिलना चाहिए। हक? किस बात का हक? माय लॉर्ड, बच्चे का सेपरेशन के बाद पता चला है, इसलिए सुजय का बच्चे पर किसी प्रकार का कोई हक नहीं होगा। माय लॉर्ड, मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि जब तक आहाना के बच्चे का जन्म नहीं होता सुजय सारा खर्च उठाए। माय लॉर्ड, अभी मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि बच्चे का पता सेपरेशन के बाद चला है
तो इस हिसाब से आहाना की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे का पूरा टेक केयर करे। माय लॉर्ड, सुजय अपनी जिम्मेदारी से इस तरीके से बच नहीं सकता, और अब तो बच्चे का प्रॉपर्टी पे भी पूरा हक बनता है। क्योंकि क्या है ना, बहू का सास ससुर की प्रॉपर्टी पे हक बने या ना बने, लेकिन एक पोता या पोती का दादा दादी की प्रॉपर्टी पे तो पूरा हक बनता है सर। चुप कर। एक शब्द नहीं बोलना। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ उसके नाम पे रोटी सेक रहे हो? मम्मी जी, लेकिन मैं वही तो कर। कहा ना, एक शब्द नहीं बोलना। तुम जाओ यहां से। तुम जैसे वकीलों की वजह से ना सारे वकीलों को शैतान का दर्जा दिया गया है। अरे सब तेरे जैसे लुटेरे नहीं हैं। तुम लोगों की यहां कोई जरूरत नहीं है। जाओ। बाय सर। और फ्लाविया, तुम? जा रही हूँ। बेटा, तुम हमें बहुत बड़ी खुशी दे रही हो। मेरे घर को वारिश दे रही हो। थैंक यू। बहन जी, मैंने आपके घर पर आकर बहुत भला बुरा कहा, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। अरे नहीं बहन जी, माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए। आप हमारे घर आके सुजय और आहाना का सुलह कराना चाहती थी, और हम आपके ऊपर शक करके आपको ही दो बात सुना दिए। कोई बात नहीं बहन जी, अंत भला तो सब भला। ये हमारी गलती थी जो हम कर रहे थे। हमें इन सब के लिए थैंक्स जज साहब को करना चाहिए। आई एग्री। अगर आज जज साहब नहीं होते तो हमारी शादी नहीं बच पाती। अगर वो हमें यहाँ बुलाकर ऐसे अकेले कमरे में बंद कर कर नहीं रखते तो आज हम भी अंधेरी गलियों में भटकते रहते। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया सर। बैठो। मैं तो वही कर रहा था जो मेरा कर्तव्य था। एक जज की ड्यूटी होती है सच्चा जजमेंट देने की। जब आप दोनों पहली बार मेरे पास ऑफिस में आए थे ना, तो मैं तभी समझ गया था आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ईगो है। और आप उस सच्चाई को ना देख रहे थे ना समझ रहे थे। आप दोनों के लिए तो यही जजमेंट बनता था कि आप दोनों एक हो जाएं। इसीलिए आप दोनों को जानबूझकर हमने इस कमरे में कैद किया, आप लोगों के मोबाइल छीन लिए। उसके बाद तो जो कुछ भी हुआ वो खुद आप लोगों ने ही किया। इसका मतलब आप किसी और केस का जजमेंट नहीं कर रहे थे? मैं इसी केस का जजमेंट लिख रहा था। उस कमरे में बैठकर मैंने बहुत सारी शादियां टूटने से बचाई हैं। अब उसमें आप दोनों का नाम भी शामिल हो गया है। बेसिकली शुरुआत तो इसकी मैंने एक प्रायश्चित से की थी, लेकिन अब ये मेरा मिशन बन गया है। प्रायश्चित? मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब मेरा भी डिवोर्स हो गया था। झगड़ा हमारे बीच भी कुछ नहीं था, सब बेकार था, ईगो था। लेकिन उस समय हमको लगता था कि दुनिया में हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वो गवर्नमेंट अफसर थी और मैं भी नया नया जज बना था, तो हम दोनों के बीच की ईगो भी बहुत हाई थी। डिवोर्स हो गया। कुछ समय बाद मेरा ट्रांसफर फैमिली कोर्ट में हो गया।
वहां मेरा सामना डिवोर्स केसेस से होने लगा। तब मुझे समझ में आया कि मेरी और मेरी एक्स वाइफ के बीच में तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। जो भी था वो सिर्फ एक ईगो था। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने दूसरी शादी कर ली। कुछ समय बाद मेरी ही वाइफ का केस मेरे कोर्ट में आया, डिवोर्स का। और मैं समझ गया था कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन मैं ना उसे समझा सकता था ना बता सकता था। तब मैंने उन दोनों को भी तुम्हारी तरह इस कमरे में कैद करके रख दिया। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और आज वो हंसी खुशी के साथ अपने परिवार के साथ रह रही है और उनकी एक बेटी भी है जिसकी अगले महीने शादी होने वाली है। जब मैंने उन दोनों को मिलाया ना, मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। लगा जैसे मुझे मेरे पापों से प्रायश्चित मिल गई। तब से मैंने ठान लिया कि बिछड़े हुए लोगों को मुझे मिलाना है और वही मेरा मिशन है। अगर आगे कभी आप लोगों का अलग होने का मन हो, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना। समझे मेरे बच्चों? या फिर मेरे इस कोर्ट पे चले आना। ये तो खुलाई है।